ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से इनइक्वालिटीज के एग्जांपल्स आपको दिए गए थे विद द एग्जांपल ऑफ मिस्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी दैट हाउ दे वर ट्रीटेड अनइक्वली इन द सोसाइटी. बट nowadays our Indian Constitution, what our Indian Constitution किसे कहते हैं बेटा? संविधान को. एक रूल बुक है, ये आप इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो ये एक रूल बुक है जिससे हमारी पूरी कंट्री को गवर्न किया जाता है. इसमें हर किसी के अधिकार, हर किसी के काम करने का सब चीजें इसके अंदर दी जाती हैं. तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि एवरी पर्सन इज इक्वल. हमारा हर इंसान इक्वल है, वेदर ही इज अ मेल और अ फीमेल एंड इररिस्पेक्टिव फ्रॉम एनी कास्ट. कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, किस ट्राइब से है, किस एजुकेशन कितनी है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब वो अमीर है या गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता. हर पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है. बट ये हम ये नहीं कह सकते इनइक्वलिटी. अब हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं है, बट एटलीस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में हम ये कह सकते हैं कि एवरी इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, कि हर पर्सन इक्वल है हमारी सोसाइटी के अंदर. ये देखो, ये हमारा दिखा रखा है संविधान की हर कोई इक्वल है हमारी सोसाइटी के अंदर. ये कॉर्नरस्टोन है डेमोक्रेसी का. ठीक है. No law existed to protect people from discrimination, ill treatment. Now there are several other that work to see that people are treated with dignity as equals. शुरू में क्या था? हमारे पास कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था. स्टार्टिंग में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था, बट अब ऐसा नहीं है. अब हमारे पास कानून भी है और सब कुछ है. जो रिकॉग्निशन इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ प्रोविजन, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ प्रोविजंस गिवन है, जैसे कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर अ लॉ. हर कोई पर्सन इक्वल है वेदर ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, चाहे कंट्री के प्रेसिडेंट हो या कांता जैसी एक सिंपल डोमेस्टिक वर्कर. हर किसी को सेम रूल्स ही ओबे करने पड़ते हैं. सेम रूल इज देयर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, वेदर ही इज रिच, ही इज पुअर, whether he is of any caste, of any religion, same rules everyone has to follow. Now the second thing that the constitution has said that no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are male or female. कोई religion, race यानी कि गोरे काले जिन्हें कहते हैं ना, काले इंसान गोरे इंसान, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन थे. कास्ट है, कोई भी उनका प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ है, वो मेल है फीमेल है, किसी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. थर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो है कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि होटल हो गए, शॉप हो गए, मार्केट्स हो गए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट प्लेसेस. प्राइवेट प्लेसेस तो आपका घर आपका प्राइवेट प्लेस है, तो हर कोई आपके प्राइवेट प्लेस में नहीं आ सकता. बट जो पब्लिक प्लेसेस हैं, कोई भी पब्लिक प्लेसेस में जाने से उन्हें मना नहीं कर सकता. जो भी पब्लिकली जो अवेलेबल वेल्स हैं, रोड हैं, जो पब्लिक रोड्स हैं, हमारी बाथिंग घाट्स हैं, जैसे गंगा घाट, यमुना घाट है, ठीक है, इन पे कोई भी पर्सन जा सकता है, कोई इन्हें मना नहीं कर सकता. और द फोर्थ एंड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट की अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. जो पहले कहते थे कि छुआछूत जिसे कहा जाता था, मतलब अगर कोई एक अपर कास्ट पर्सन है, अगर गलती से वो किसी लोअर कास्ट पर्सन को हाथ लगा देते थे, मतलब गलती से टच हो गया है, गलती से टच होने पे भी इस अपर कास्ट को कहा जाता था कि ये अशुद्ध हो गया है, अब इसको नहाना पड़ेगा, गंगा जल से छिड़काव करना पड़ेगा, इस तरह से. और जो इनके वेल्स होते थे, जो इनके कुएं होते थे, उसपे ये लोअर कास्ट पीपल कभी पानी नहीं भर सकते थे. जो इनके टेम्पल्स होते थे, ये लोअर कास्ट पीपल कभी इन टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे. इस तरह से अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी में थी, बट अब इसे पूरी तरह अबॉलिश कर दिया गया है. अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी करता है, ठीक है, किसी को ऐसा इंफीरियर फील कराता है, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और उसको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है. देखो, अब दो तरीके हैं. अब गवर्नमेंट ने सब तो कर दिया, प्रोविजन तो बना दिए. अब गवर्नमेंट कैसे करती है? दो तरीके हैं जिससे ये श्योरिटी देती है कि कोई भी नहीं होगा. पहला तो है थ्रू लॉज. उन्होंने कानून बना दिए. मैंने आपको कानून बता दिया कि अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती, कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, कोई इनइक्वालिटी नहीं हो सकती, किसी को इन्फीरियर फील नहीं कराया जा सकता. सेकंड होता है
गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स और स्कीम्स लेके आती है जो हमारी सोसाइटी में डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, उनके लिए कुछ सेवरल लॉज होते हैं इंडिया में कि हर इंसान के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। इन लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स भी लेके आती है, ठीक है, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कीम ली गई थी वो मिड डे मील स्कीम थी। क्या थी? मिड डे मील स्कीम थी। मिड डे मील स्कीम में क्या था कि जो गवर्नमेंट जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वो बच्चों को कुक्ड लंच प्रोवाइड कराते थे। कहाँ क्या प्रोवाइड कराते थे? कुक्ड लंच। स्कूल में ही आप देख सकते हो, देखो स्कूल में ही इस तरह से बना हुआ खाना, बच्चे एक साथ बैठते थे और एक साथ खाना खाते थे। ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था 2001 में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आपको भी अपने स्कूल्स में ये प्रोग्राम शुरू करने हैं। तो 2001 में तमिलनाडु ने स्टार्ट किया था और उसके बाद 6 मंथ के अंदर पूरी कंट्री में ये मिड डे मील की स्कीम स्टार्ट हो गई थी। अब इसके क्या क्या इफेक्ट होते थे? इसका सबसे एक इफेक्ट होता था कि जो पुअर चिल्ड्रन होते थे, ठीक है, जो पुअर चिल्ड्रन होते थे वो भी इनरोल करने लगे, स्कूल आने लगे और रेगुलरली स्कूल अटेंड करने लगे। पहले बच्चे क्या करते थे कि घर जाते थे लंच के लिए और वापस लौट के नहीं आते थे, मगर अब क्या था, मिड डे स्कीम में तो लंच स्कूल में प्रोवाइड हो रहा था, तो उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो गई थी। और उसका एक सेकंड जो एक और जो बेनिफिट था वो था कि मदर्स जिन्हें अपने बच्चों को फीड कराने के लिए अपने काम से घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि खाना तो स्कूल में ही मिल रहा है। अब एक तो इससे क्या हुआ, बच्चों की अटेंडेंस इंक्रीज हुई और उसके साथ एक और क्या हुआ कि जो कास्ट प्रेजुडाइजेस थे हमारी सोसाइटी में वो भी बंद हो गए। क्योंकि चाहे एक अमीर का बच्चा है, चाहे एक गरीब का बच्चा है, सब एक साथ बैठ के ही लंच करते थे, एक साथ बैठ के एक जैसा लंच करते थे। तो इससे हमारी सोसाइटी में जो कास्ट प्रेजुडाइजेस है वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये एक और ये हुआ कि जो पुअर स्टूडेंट थे, जो हमारी सोसाइटी में पुअर स्टूडेंट थे जो स्कूल नहीं आ पाते थे, अब वो आते थे और अच्छे से कंसंट्रेट करते थे क्योंकि उनका जो पेट होता था, स्टमक वो फुल होता था, उन्हें अच्छे से वहां पे लंच मिलता था। तो इसके कारण वो अब अच्छे से ज्यादा अपने एजुकेशन में और ज्यादा अच्छा कर पाते थे, ठीक है। अब मिड डे मील से काफी सारी प्रॉब्लम हमारी हल हो गई थी, काफी सारी सिचुएशंस हमारी हल हो गई थी, ठीक है। इससे क्या था कि जो जितने स्कूल्स हैं जहाँ पे जो दलित चिल्ड्रन होते हैं जिनके साथ पहले जो अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, अब उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उनकी डिग्निटी नहीं होती। बट अभी भी देखो एक जो मेन रीजन है ना, मेन रीजन ये है कि लोगों का एटीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। हर किसी को पता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है अगर आप करते हो तो अगेंस्ट द लॉ है। बट अभी भी वो अगर ट्रीट करते हैं, वो इसीलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि उनकी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कहीं ना कहीं मन में, ठीक है, कानून से डर है बट मन में अभी भी कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो प्रेजेंट एटीट्यूड है, लोगों को प्रेजेंट एटीट्यूड चेंज करना होगा, ठीक है, तभी हमारी कंट्री की जो ये इतनी बड़ी लड़ाई है तो वो कहीं ना कहीं हमारी दूर होगी। अच्छा, ऐसा ही नहीं है, देखो बी आर अम्बेडकर ने कितनी अच्छी बात कही थी, मैन इज मोर्टल, एवरीवन हैज टू डाई सम डे और अदर, but one must resolve to lay down one's life in reaching the noble ideas of self-respect and bettering one's human life. The most important line said by the B.R. Ambedkar. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. Means what is the most important in our life? That is a self-respect. For our self-respect, we have to fight for our self-respect and we have to achieve it. ओके, सो जो एक इनइक्वालिटीज का था, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी इंडिया के अंदर था, और भी कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये था काफी सा। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में था कि जो एंसेस्टर्स थे वो स्लेव थे, ठीक है, जो अफ्रीका से उन्हें लाया जाता था, अमेरिकन के स्लेव थे। स्लेव किसको कहते थे? दास, जो उनके घर में नौकरी करते थे, अफ्रीका से लाया जाता था। बट काफी टाइम बीतने के बाद भी उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, ठीक है। तो लेट 1950s में जो था ये पुश हुआ कि अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों को सेम राइट मिलने चाहिए, क्योंकि उनके साथ ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ज्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था, बहुत गलत ट्रीटमेंट होता था, ठीक है। तो उन्हें ये कहा जाता था कि आपको कोई भी अधिकार नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग आपको कोई अधिकार नहीं है
ठीक है, यानी कि जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रखा है कि जब उन्हें बस में जाना होता था, तो या तो उन्हें बस में बिल्कुल पीछे बैठना होता था, या अगर कोई व्हाइट पर्सन आता था तो उसे अपनी सीट छोड़ के खड़ा होना पड़ता था। ऐसा अब ये क्यों ऐसा हुआ देखो, अब लोगों के मन में गुस्सा तो था, बट कैसे ये स्टार्ट हुआ। रोजा पार्क्स नेम की एक लेडी थी, वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। अफ्रीकन मतलब ये इनिशियली अफ्रीकन की थी, बट ये अमेरिका में आके रहती थी, मतलब इनके एंसेस्टर्स आए थे स्लेव बन के। तो उसके बाद जब एक दिन वो काफी थक के और अपने बस से जा रही थी घर पे, तो उन्होंने एक व्हाइट मैन ने कहा कि मुझे बैठना है, तो उन्होंने मना कर दिया। शी रिफ्यूज्ड। व्हाई? बिकॉज शी वाज वेरी टायर्ड, शी वाज एक्सट्रीमली टायर्ड एट दैट टाइम। तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, बहुत ज्यादा राइट्स हुए, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए। और ये बात कब की है? 1 दिसंबर 1955 की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, काफी सारे ट्रीटमेंट, फिर जो अफ्रीकन लोग थे वो सामने आए कि नहीं, ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की इसके खिलाफ, और उस मूवमेंट को कहा गया सिविल राइट्स मूवमेंट। और ये कब थी? 1964 में। सिविल राइट एक्ट फिर कब आया? 1964 में ये एक्ट आया, जिसने ये कहा कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। किसी नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, यानी कि काले गोरे के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इस कंट्री में भी जो ये था, इस तरह से ये बंद कर दिया गया, क्योंकि शुरू में क्या था, अफ्रीकन अमेरिकन थे, सब कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में वर्क मतलब पढ़ सकते थे, जहाँ पे बहुत कम फैसिलिटी होती थी, टीचर्स भी इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते थे वाइट स्टूडेंट के मुकाबले। बट धीरे धीरे ये चीजें चेंज होती गई। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 15 आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है हमारे में, वो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। मतलब मेल है, फीमेल है, किसी भी कास्ट के है, कोई भी रिलीजन है, स्टेट किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और किसी को भी shall on grounds only of religion, race, caste, place of birth or any of them be subjected to any liability। मतलब कोई उन्हें इन बेसिस पे मना नहीं कर सकता कि आप शॉप में नहीं जा सकते, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल में नहीं जा सकते। नहीं, हर कोई जा सकता है। साथ में वेल, टैंक, बाथिंग घाट, जो रोड है, प्लेस ऑफ पब्लिक है, इन्हें सबको वो यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, देखो कोई भी कंट्री जो है कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कम्युनिटीज होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। कई कई नए नए इश्यूज भी उठते रहते हैं हमारी सोसाइटी में। तो हमें क्या करना है कि ऑल पर्सन आर इक्वल फॉर द डिग्निटी मेंटेन। हमें सेंटर जो है, हमारी गवर्नमेंट है, हमेशा वर्क करते हैं, और हमें भी वर्क करना चाहिए कि हर पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उनकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। बाकी इस बुक में और भी फर्दर चैप्टर्स हैं जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिस इसी इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के बारे में हम और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।